हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स कैसे हैं। वन शॉट रिवीजन की जो सीरीज हम लोगों ने चलाई है, आज फिर से उसकी ही बारी है और आज एक नए चैप्टर के साथ, है ना। और वो नया चैप्टर है रियल नंबर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस, है ना, ऑफ दिस एनसीईआरटी बुक। तो रियल नंबर की कहानी, हालांकि मैं बता दूं कि ये चैप्टर क्लास 9th में भी था, है ना, उसी को थोड़ा इलैबोरेट किया है रियल नंबर, है ना। इसमें दो चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी थी। एक तो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन हम आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए फॉर्चुनेटली यूक्लिड डिवीजन को जो है हटा दिया गया है, सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम वाला पार्ट जो है आ रहा है ना। तो जरा समझते हैं, शुरुआत कर लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। तो आज चाहेंगे कि इस विदिन दैट अराउंड 25 या फिर 30 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर में क्या है वो सारी बातें, किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं और उसे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, विल फोकस ऑन दैट, है ना। बेसिक फंडा क्या है इस चैप्टर में, तो विदिन दैट 30 मिनट्स विल ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो जैसे कि मैंने कहा कि क्लास 9th से ही क्लास 9th में भी था ये चैप्टर। रियल नंबर की बात करें तो कुछ मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दूं। क्वेश्चन यदि पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज रियल नंबर, है ना, तो रियल नंबर एक्चुअली में देखिए कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, whatever the type of number you can locate on the number line, वो सारे के सारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। यदि हम उसे एक लाइन में सम अप करें तो वी कैन से कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। अब आप लोगों को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज रैशनल, व्हाट इज इरैशनल। क्लास 9th में नहीं है आप, ठीक है। वैसे फिर भी मैं आपको बता दूं कि रैशनल का मतलब a number which can be written in the form of p upon q। बस कंडीशन इतना है कि q डिनोमिनेटर q है, that should not be equal to 0, ठीक है। और इरैशनल ठीक उसका उल्टा, यदि हम किसी नंबर को नहीं लिख सकते हैं उस फॉर्म में, है ना। तो बस ये चीजें हैं, तो ज्यादा इस पे दिमाग अभी नहीं लगाएंगे। इससे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज रैशनल, व्हाट इज इरैशनल, ये कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होना चाहिए इतनी बातें। अब आगे चलते हैं जो क्या समझना है हमें इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो हमें समझना है दैट इज नथिंग बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। फंडामेंटल तो क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम, क्या कहा गया है इस फंडामेंटल थ्योरम में। तो देखो, फंडामेंटल थ्योरम में बहुत ही सिंपल सी बात कही कि जो कंपोजिट नंबर्स है, कोई भी कंपोजिट नंबर्स को हम लोग उसको जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एंड ये जो फैक्टराइजेशन है प्राइम के फॉर्म में, वो यूनिक फैक्टराइजेशन है। ऐसा नहीं कि बार बार बदल जाएगा, ईच एंड एवरी टाइम विल बी द सेम, है ना। भले ही ऑर्डर आगे पीछे आप जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट एक्चुअली में कंपोजिट नंबर लिख सकते हैं यहां पे कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of composite number can be expressed in the form of product of prime number, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है एंड दिस फैक्टराइजेशन जो हुई है वो क्या होगा,
अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे, पहले लिख लेते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कंपोजिट और प्राइम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। कंपोजिट की बात करते हैं मतलब कि ऐसा कोई भी नंबर जो जिसका एक से ज्यादा फैक्टर हो, एक से ज्यादा इन द सेंस कि वन और इटसेल्फ के अलावा भी कोई फैक्टर हो, किसी और के टेबल में भी आता हो। सिंपल लैंग्वेज में समझे, अ नंबर विच आर हैविंग फैक्टर मोर देन वन के है, या फिर मोर देन वन एंड इटसेल्फ, खुद के अलावा, या फिर वन तो सबका ही होता है, कॉमन है वो, एंड खुद के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हो विच कैन कम इन द अदर टेबल्स एज वेल, दैट इज कंपोजिट। लाइक 4 है, 4 आपका सबसे स्मॉलेस्ट कह सकते हैं कंपोजिट है। फिर उसके बाद 6 है, देख सकते हैं 4 6 जो है आपके 3 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग। और प्राइम का मतलब है, हिंदी में कहते हैं अभाज्य। अभाज्य संख्या मतलब जो भाग, जिसमें डिवीजन जो किसी से भी डिविजिबल ना हो, अपार्ट फ्रॉम वन एंड इटसेल्फ, सो दैट इज द प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस बात में आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो जैसे मान के चलिए हम 6 को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 2, राइट। तो ये आप देखिए कि ये क्या है, प्राइम नंबर, ये कंपोजिट था, ये आपका प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिखा ना हमने। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में, प्रोडक्ट में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट कंडीशन ये होनी चाहिए, ये ऑर्डर जो है आप सफल कर सकते हैं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2 पहले लिखे या 3 पहले लिखे। तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम है, यही कहना चाहता है। अब इसके बेसिस पे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, इस चैप्टर में कौन से टॉपिक, किस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जैसे कि मैंने कहा कि यूक्लिड वाला जो पार्ट है वो हटा दिया गया है, इंटरेस्टिंग था, बट चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चन। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वन की फैक्टराइजेशन, आपको जो है प्राइम फैक्टर पता करनी है किसी भी नंबर का, है ना, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर आई थिंक बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 में, 7 में, सब में प्राइम फैक्टर की बात कर रही है। तो कोई सा भी नंबर का प्राइम फैक्टर है मतलब कि उसका जो है वो कंपोजिट नंबर होगा, उसे प्राइम के फॉर्म प्रोडक्ट में दिखा दीजिए। तो जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम की तरह ही आपको करनी है। सपोज करिए जैसे हमें 124 का करना है, तो क्या करते हैं, 2 6 2, फिर 2 से 2 3 जा 2 1 जा 31, खुद ही प्राइम नंबर है, यस। तो 124 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 2 इंटू 31, ठीक है। तो ये इसका प्राइम फैक्टर होगा। कभी कभी तो ऐसा आता है कि आपसे पूछ लेगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर दिस विल बी, मतलब आपसे नंबर पूछ लेगा तो आपको काउंट करके बताना होगा। एक नंबर में पूछ ले ऐसा यदि, तो आपको जवाब देना चाहिए। एक तो ये हो गया। इसके बाद मेन क्वेश्चन जो है मुझे लगता है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके बेसिस पे प्राइम फैक्टर के हेल्प से, फैक्टराइजेशन के हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। HCF and LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यही दो चीजें हैं। HCF एंड LCM की बात करें तो नाम से बहुत कुछ पता चल जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कभी कभी अब मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज करिए कि आपको 8 and 24 का जो है HCF पता करनी है, तो कुछ नहीं, आपको 8 का प्राइम फैक्टर लिख देनी है और 24 का लिख देना है। व्हाट इज दैट?
दिस इज राइट। तो जैसे ही हमने लिखा, अब इसके आप देख लीजिए कि कॉमन क्या है। राइट जो कॉमन है, मैक्सिमम कॉमन जो हो सकती है दोनों के प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स में, वही उसका एचसीएफ हो गया। दैट्स 8। तो एचसीएफ जो है इन दोनों नंबर का इज नथिंग बट 8। तो 8 इज द लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? तो एचसीएफ निकालना समझ आ गया। यदि हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है, इस बेसिस पे यदि आप प्राइम फैक्टर के हेल्प से एलसीएम चाहते हैं तो जो कॉमन, जो एचसीएफ आया वो तो जरूर लिखिए, मतलब जो कॉमन है राइट द सेम, यानी कि जो दोनों में है वो लिख दीजिए। इसके अलावा जो कॉमन नहीं है, विच आर नॉट कॉमन, यू ऑल्सो हैव टू मेंशन दैट। तो कॉमन के अलावा सिर्फ ये बचा था 3, तो यहां पे जो एलसीएम हो रही है 8 and 24 की इज नथिंग बट 24। आया समझ आ रहा है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको कॉमन पार्ट तो एक बार लिखना है, बट जो मिसिंग है, जो कॉमन में नहीं आया, इंक्लूड नहीं हुआ, वो लिख देना, तो एलसीएम निकल जाती है। क्लियर हो रही है ये बात? एचसीएफ एंड एलसीएम एक रिलेशन है आपका, वो मैं आपको बता दूं। एक रिलेशन है कि यदि आपके पास सपोज करिए 2 नंबर है, इफ यू हैव 2 नंबर और एचसीएफ और एलसीएम है, तो उसके बीच को कैसे रिलेट करें? तो रिलेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर में यहां पे मैं मेंशन कर दूं कि पी एक्स एंड क्यू एक्स। पी एक्स क्यू एक्स यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2 नंबर को। प्रोडक्ट ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, तो अब इस बेसिस पे काफी क्वेश्चन आता है इस एग्जाम में। एचसीएफ और एलसीएम में आपको क्या करेगा, कभी कभी ये नंबर दे दिया, कभी ये दे दिया, कभी इसमें से कोई एक दे दिया, कभी 2 नंबर का प्रोडक्ट दे दिया। तो आपको हर बार यही फॉर्मूला लगाना है। यदि मान के चलिए आपको ये दोनों दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखी है, एलसीएम दे दिया, बोल दिया कि एचसीएफ निकालो, इसको इधर ट्रांसपोज करके डिवाइड कर दीजिए। ये पता करना है, तो यदि ये पता करना है तो एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए। सपोज करिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में से एक नंबर पता है, ये दोनों पता है, तो सब कुछ इधर लेके जाइए। तो ये कहानी आपको पता होना चाहिए, है ना? कभी नंबर आता है कि इस नंबर और इस नंबर का एलसीएम ये है, आप एचसीएफ पता करो। सिंपल, मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू दिस। ये तो आपको समझ आ रही है। इसके आगे चलते हैं, मूविंग फर्दर। अब देखिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपसे बोलेगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एंड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वायर, इसका क्या होगा एचसीएफएन? इस तरह के आपके वेरिएबल्स के टर्म में भी आपको जो है कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जिसका एचसीएफ और एलसीएम पूछ दे। तो ऐसे केस में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता दूं। लेट्स अंडरस्टैंड अ सिंपल ट्रिक। ट्रिक ये है कि एचसीएफ के केस में जो लोएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट नहीं, लोएस्ट डिग्री है ना, क्योंकि हमें कॉमन ढूंढना होता है। तो कॉमन यदि आप हाईएस्ट लेंगे एक्स क्यूब तो सर इसमें नहीं होगा क्योंकि 3x है ना। तो आपको क्या करना है, जिसकी पावर छोटी है जिस टर्म की, वो लेना है। दो बशर्ते ये है कि वो दोनों में होना चाहिए, शुड प्रेजेंट इन बोथ, राइट। तो यहां पे x2 HCF की बात करें तो, और y3 इधर है, ये y2 है तो y2, एंड z2 इधर है, ये यहां पे z है तो z, z x स्क्वायर y स्क्वायर z इज द HCF। समझ आ रहा है? लोवेस्ट डिग्री ले लेना है HCF के लिए, और LCM के लिए हाईएस्ट डिग्री ले लेना, मैक्सिमम जो पावर होगा। तो LCM यदि बोले हम यहां पे तो क्या हो जाएगा, x3 y3 z। आई होप यू गॉट इट।
यहां से आगे चलते हैं, मूविंग फर्दर। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते भी हैं बहुत बार। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, अच्छा देखिए, कभी कभी आपके पास 2 के अलावा 3 नंबर भी हो सकते हैं, यू कैन हैव 3। तो उस केस में जो आपको कॉमन ढूंढनी है, दैट शुड बी इन ऑल थ्री में होना चाहिए। लेकिन जब एलसीएम निकालते हैं तो उसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। जब 3 डिजिट्स का, 3 टर्म्स का एलसीएम करना हो, 3 टर्म्स का एलसीएम करना हो, तो उस केस में कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट। सपोज करिए कि बस 8 है, 24 है और 32 है, तो ये तो आपका 2 2 2 हो गया, ये आपका 2 2 2 3 हो गया, ये आपका ये हो गया, है ना। तो एचसीएफ में देखिए आप 1 2 3, इसके अलावा नहीं है, तो ये तीनों कॉमन हो गए, ठीक है। अब एलसीएम के केस में हम क्या देखते हैं कि जो तीनों में भी है, इसके अलावा जो 2 में भी है, वी डू हैव टू केयर, उसको भी एक ही बार लिखना है। कभी मान के चले कोई ऐसा टर्म होता जो सिर्फ इसमें होता और इसमें होता, इमेजिन कर लीजिए आप, अभी यहां तो नहीं है, यदि इस दोनों में होता तो उसके लिए भी एक ही बार लिखना होता। आप सोचेंगे, ये मत सोचने लगना कि सर ये इसमें तो नहीं है ना। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हमें ये भी देखना होता है, 2 टर्म के लिए भी कॉमन कर सकते हैं। तो एलसीएम निकालते समय ये ध्यान रखिएगा जरूर। आगे चलें, एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो पूछा जाता है कि आपको ना, जैसे कोई नंबर है, जैसे 6, उसका पावर आपको नहीं पता, नेचुरल नंबर है ऐसा बोल दिया, तो विल इट एंड विद 0? यदि कोई नंबर, इफ 6 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6 raised to the power n इज द नेचुरल नंबर, सो क्या ये will 6 raised to the power n will end with 0? तो इसको 0 से एंड करेगा कि नहीं, ये कैसे पता करें, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपको करना क्या है, 6 का जो है प्राइम फैक्टर देख लीजिए, 2 3। 0 से एंड होने के लिए बस कॉमन बात है, एक बात याद रखनी है, टू एंड विद 0। देखो, कोई भी नंबर 0 से तभी एंड होता है यदि उसका प्राइम फैक्टर, उस नंबर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों के फॉर्म में हो जाए। बोथ याद रखना जरूरी है। टू एंड विद 0, a number must have factor in the form of 2 and 5। 2 और 5 में से कोई भी मिसिंग हुआ तो फिर काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 तो है बट 3 नहीं, 5 नहीं है, 3 है, so that's why it will not end with 0। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में देखिएगा आप किस तरह के क्वेश्चन है। आगे चलें, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट है वो है कि आपको एक कुछ नंबर्स होंगे और आपको प्रूफ करना होगा कि ये इर्रेशनल नंबर है, जैसे √2, √3, कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है 2 + 2√3 या फिर 5 + 2√3, ऐसा 2 + √3, इस तरह का कॉम्बिनेशन। इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि इर्रेशनल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आता है, ये इस चैप्टर का ट्रेडमार्क क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने का मेरे ख्याल से मैं बहुत ही सिंपल टेक्निक बताता हूं। हालांकि थ्योरम के जैसा है, लोग बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो याद करने वाली चीज लग रही है, लेकिन कुछ कॉमन बातें यदि आप याद रखें तो शायद ये बहुत आसान हो सकता है। इट कैन बी वेरी इजी इफ यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। तो पहली बात, तो यदि आपको √2 को प्रूफ करना है कि इर्रेशनल है, तो किसी चीज को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए यहां पे जो टेक्निक अप्लाई हो रही है वो है कॉन्ट्रारी टेक्निक। हमने मान लिया कि चलो ये है ही नहीं इर्रेशनल, ऐसा मान लिया कि ये इर्रेशनल नहीं है, ये रैशनल है, तो इसको कॉन्ट्रारी लेट करेंगे रैशनल। तो √2 आपका P/Q हो गया, क्योंकि रैशनल तो P/Q के फॉर्म में होता है।
फिर आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2q इजिकल्स टू p हो गया। अब आपको करना है दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो ये √2 का q का स्क्वायर। अब देखिए चूंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो मैं फास्ट हो रहा हूं, फास्ट आप ये मतलब डिटेल में इतना आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये 2q स्क्वायर इजिकल्स टू p स्क्वायर। अब ये सपोज करिए ये 2 इधर शिफ्ट हुआ, q स्क्वायर इजिकल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब हुआ कि 2 इज डिवाइडिंग p स्क्वायर। अपॉन 2 लिखने का क्या मतलब है कि 2 इज डिवाइडिंग p स्क्वायर को जो है 2 डिवाइड कर रहा है, और यदि p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो इट मींस दैट 2 विल आल्सो डिवाइड p, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना। तो मतलब कि p का जो है एक फैक्टर 2 हो गया, समझ आ रहा है क्वेश्चन 1। सिमिलरली इसमें एक और चीज लेट कर लेते हैं, जैसे कि हमारा है ना लेट करना होता है p इजिकल्स टू, जैसे यहां पे √2 है ना तो 2q 2c, यहां पे जो भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहां पे लेट करनी है। यहां पे c जो है एक नया इंटीजर कंसीडर करेंगे, ऐसा कर लिया, ठीक है। p इजिकल्स टू 2c, यदि √5 होता तो 5c लिखते, कुछ भी होता तो उसके अकॉर्डिंग। अब फिर से स्क्वायर करें तो p स्क्वायर इजिकल्स टू 4c स्क्वायर हो गया। अब यहां से रिलेट करिए, p स्क्वायर किसके इक्वल था 2q स्क्वायर के, पुट कर लेते हैं। 2 से इसको काट कर लीजिए, सो q स्क्वायर इजिकल्स टू 2c स्क्वायर। तो q की वैल्यू क्या आ रही है, अब इस 2 को इधर शिफ्ट करें तो आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है आपसे कि c स्क्वायर इजिकल्स टू q स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब है कि यहां पे भी 2 जो है कॉमन फैक्टर है आपका q स्क्वायर का भी। तो दोनों ही केस में देखिए फर्स्ट सेकंड में कि p और q दोनों के लिए कॉमन फैक्टर हो गया 2। लेकिन रैशनल नंबर क्या कहता है कि रैशनल नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता अपार्ट फ्रॉम 1, है ना। रैशनल नंबर जो होता है उसमें वो तो को प्राइम होते हैं, उसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कि हमने जो कॉन्ट्रारी लेट, इसका मतलब कि ये रैशनल तो हुआ नहीं, है ना। इट्स नॉट पॉसिबल इन रैशनल, इट कांट हैव कॉमन मोर देन 1। तो इसका मतलब कि हमने जो कॉन्ट्रारी लेट करी वो गलत है एंड इट इज इरैशनल। तो कॉन्ट्रारी के बेसिस पे आप इरैशनल प्रूफ करते हैं। कंपाउंड में भी आ जाए, जैसे कि आपका 3 + 2 √5 है, तो इसमें भी सिंपल। अच्छा देखिए एक चीज मैं बता दूं, एक बार यदि ये 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन है तब तो पहले आपको √5 प्रूफ करना पड़ेगा टू प्रूव दिस वन एज इरैशनल, क्योंकि जब तक आप √5 को नहीं दिखाएंगे कि इरैशनल है तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि इरैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। कैसे पता आपको कि इरैशनल है ये, यू हैव टू शो दैट। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि √5 इज इरैशनल गिवन है, तब तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तब इजी हो जाता है, तब नहीं करना है, ठीक है। तो इसको फिर से वही कॉन्ट्रारी लेट किया p अपॉन q, बाकी सारे जितने भी रैशनल वाले पार्ट है सबको राइट साइड ट्रांसपोज कर लेंगे। तो आप देख लिए p अपॉन q -3 टू √5 के लिए, और यदि हम एलसीएम ले लें तो p -3q, 2 इधर शिफ्ट करें तो √5 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, p -3q अपॉन में 2q। रैशनल में से रैशनल को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, रैशनल ही रहता है। हम लोगों ने ये बचपन में पढ़ी है, छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये RHS वाला पार्ट जो है वो क्या है, रैशनल है। RHS क्या है, इरैशनल है। प्रूफ कर रखा है, यदि 4 में है तो 2 में है तो नहीं जरूरत है, इरैशनल है। सो इरैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। तो हमारा कॉन्ट्रारी क्या था कि ये रैशनल है, तो हमारा कॉन्ट्रारी गलत हो गया, राइट। सो दैट्स व्हाई 2 + 3 √5 इज इरैशनल। ऐसे कंपाउंड फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां से आगे चलते हैं, अब क्या किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आई थिंक यस,
एक क्वेश्चन मुझे दिमाग में जो आ रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो समझना है इस चैप्टर में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि आप जो है एक्सप्रेस करके दिखाओ, एक कोई भी दो नंबर दे दिया आपको, ठीक है, उस दो नंबर या फिर तीन नंबर भी दे दिया कि ये नंबर है, इसको एक नंबर है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दीज थ्री नंबर्स, है ना, लीविंग रिमाइंडर दिस, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यदि आपका ऐसा पूछे कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स डैश 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 लिविंग डैश 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 एज रिमाइंडर, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आता है तो उस केस में क्या करें? तो देखिए सबसे पहला काम है आपका, जो भी रिमाइंडर बचा रहा है पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए उस नंबर्स में से, रेस्पेक्टिवली होगा तो ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करिएगा, फर्स्ट में से फर्स्ट वाला, सेकंड में से सेकंड वाला, ठीक है। रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचा है, आपसे ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, लार्जेस्ट पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, हाईएस्ट पूछ रहा है, HCF चाहिए उसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर बचा है उसका HCF निकाल लीजिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट विल बी द आंसर। आया समझ? प्राइम फैक्टराइजेशन से जैसे तीनों का किया, कॉमन जिसमें आएगा दैट विल बी द आंसर, करेक्ट। एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास दो नंबर है ना, दो नंबर है डैश एंड डैश, इसका जो HCF है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस इक्वेशन, मतलब HCF को इसने क्या किया, दिस इंटू एक्स माइनस दिस इंटू वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो आपको ना इस x और y की वैल्यू पता करनी, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आता है सर, बहुत बार आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करें? तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि आपको HCF निकालनी होगी, है ना। तो आप जो भी नंबर हमारे पास गिवन होगा, फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर, दैट नंबर जो भी HCF निकला तो उसको अरेंज करना है आपको। यहां पे कोई डिजिट होगा, यहां पे भी कोई डिजिट होगा, तो हाउ टू एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंड से देखिएगा, स्टार्ट फ्रॉम द एंड, राइट, जहां पर वो HCF आया, जिस स्टेज में आपने HCF निकाला है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब HCF निकालते हैं, उस केस की बात कर रहा हूं, तो आप वहां से स्टार्ट करिए, या फिर जब प्राइम फैक्टर आप लिखते जाते हैं, फैक्टर लिखते जाते हैं, उस केस में जब HCF आता है वहां से ऑर्डर करते जाइए, ऊपर की तरफ मूव करते जाइए। हर बार कोशिश कीजिए कि आप HCF के फॉर्म में, जो आपका HCF है उसके फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करें। तो ये अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ओरली, है ना, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को तो बना सकते हैं, यू कैन डू दैट। तो बेसिक आइडिया क्या लग रहा है इस चैप्टर के बारे में? फंडामेंटल थ्योरम है, यूक्लिड आ नहीं रहा है, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम था, लेमा था, इट्स नॉट कमिंग, सो ओनली दिस पार्ट इज कमिंग, है ना। आप लोगों के दिमाग में भी यदि कोई क्वेश्चन है कि सर इस तरह का क्वेश्चन कैसे करें, तो प्लीज मुझे बताइएगा। और कुछ नए वैरायटी यदि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नया है, इस तरह का पूछा गया है, तो प्लीज बताइए मुझे, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। समझ आ रहा है? टू एंड, अच्छा एक और आता है कि आपको बहुत सारे नंबर्स के प्रोडक्ट दे रखे होंगे, प्राइम नंबर्स या फिर कम, है ना, आपको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो कोशिश करना है आपको कि इसमें यदि कुछ कॉमन है, इफ देयर इज एनीथिंग कॉमन, कॉमन को बाहर कर लीजिए, और जो भी नंबर बचा प्राइम वाला उस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान ये रखना है कि किसी भी दो प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो कंपोजिट ही होता है। अभी हमने फंडामेंटल में पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स आर, टू और मोर प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट। तो लास्ट में दो नंबर का प्रोडक्ट बनेगा, तो आप फाइनली लिख देंगे कि इट इज अ कंपोजिट नंबर। एज वी नो, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, कंपोजिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स।
तो ये क्वेश्चन आ सकता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है ना। तो बस इतनी सी है ये चैप्टर। यदि इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है तो घबराइएगा नहीं, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से तो कैसे करें। और एनसीईआरटी बिल्कुल चार्ट आप लोगों को एक गो थ्रू कर लेना है थॉरली। एग्जाम्पलर बना लीजिए, एग्जाम्पलर हो गया है तो सैंपल को देखिए, अलग अलग सैंपल्स। यदि आप लोग और चाहते हैं तो आरडी वगैरह भी आप देख सकते हैं, आरएस भी देख सकते हैं, जिसको जो अच्छा लगता हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ आया दिस चैप्टर वन शॉट रिवीजन में। कितना पसंद आया यदि कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियो।